start with a important topic, that is requirement of DNA replication. लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लीमेंट्री रूल के बारे में पढ़ा था और उससे पहले वाले लेक्चर में हमने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पढ़ा था बेटा। अब हम इसी में आगे चलते हैं। ध्यान रहे बेटा कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके मॉल बायो के जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और जहाँ पे डाउट आता है वहाँ से आप क्लियर करें भाई डाउट को। तो देखो आज हम स्टार्ट करते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेप्लिकेशन। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन कई बार आया है रिक्वायरमेंट्स पे। रिक्वायरमेंट्स क्या है डीएनए रेप्लिकेशन की? तो डीएनए रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट को हम कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट आती है एंजाइम, कि इसके लिए हमें बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। दूसरी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होता है प्राइमर, ठीक है। थर्ड रिक्वायरमेंट होती है आपकी ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की, और राई भी इसको हम बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या फिर शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं बेटा ओराई। एक रिक्वायरमेंट होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट की हम बात कर लेते हैं एंजाइम्स। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। रेप्लिकेशन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? कुछ तो एंजाइम्स हमें चाहिए, प्राइमर हमें चाहिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट चाहिए और ओराई चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स में आपको पता होना चाहिए, अगर मेन एंजाइम ऑफ रेप्लिकेशन की बात करें तो मेन एंजाइम ऑफ रेप्लिकेशन है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। मेन एंजाइम कौन सा है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ध्यान देना, इसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा डीएनए लाइगेज भी हमें चाहिए होता है, और नेक्स्ट हमें अदर एंजाइम जो बाकी के एडिशनल एंजाइम्स हैं उनको हमने सेपरेट कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी कराऊंगी रिक्वायरमेंट में, ठीक है, मैकेनिज्म में भी, और उसके बाद हम डिटेल अलग से करेंगे बेटा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो मेन एंजाइम अगर रेप्लिकेशन का आपका पूछ ले, पहला क्वेश्चन यही बनता है, नेम द मेन एंजाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो मेन एंजाइम कौन सा है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसके अलावा और हमें कौन सा एंजाइम चाहिए? डीएनए लाइगेज चाहिए। इसके अलावा कुछ अदर एडिशनल एंजाइम्स हमें चाहिए होता है रेप्लिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ताकि रेप्लिकेशन हाई एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट हो। तो वो हम अलग कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मेन एंजाइम की बात कर लेते हैं। मेन एंजाइम से ही हम शुरुआत करते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे अब। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या आता है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को हम ये नाम क्यों दे रहे हैं? तो सबसे पहली चीज तो इसको डीएनए डिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस एंजाइम को पॉलीमराइजेशन करने के लिए क्या चाहिए? डीएनए के टेम्पलेट चाहिए। क्या चाहिए बेटा? डीएनए की टेम्पलेट चाहिए, रिक्वायर्ड है। इस एंजाइम को एक्शन करने के लिए क्या चाहिए? डीएनए की टेम्पलेट चाहिए। इसका मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड है? टेम्पलेट स्टैंड पे डिपेंड है, इसलिए इसके सामने हमने वर्ड लिखा डीएनए डिपेंडेंट, ठीक है। लेकिन इस डीएनए के टेम्पलेट को यूज करके इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये क्या बना रहा है? नया स्टैंड बना रहा है, न्यू स्टैंड। और जो ये नया स्टैंड बना रहा है वो स्टैंड किसका बना रहा है? डीएनए का। डीएनए के टेम्पलेट यूज करके
डीएनए का नया स्ट्रैंड बना रहे हैं, मतलब कोडिंग स्ट्रैंड बना रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री रूल के अकॉर्डिंग बनाएगा। अब डीएनए के टेम्पलेट यूज करके डीएनए का ही स्ट्रैंड बना रहे हैं। और डीएनए का स्ट्रैंड कैसे बनता है? जब हम कई न्यूक्लियोटाइड को आपस में अटैच करेंगे, दैट मीन्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। इसका मतलब पॉलीमराइजेशन से बना है, इसलिए क्या वर्ड यूज किया? डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमराइजेशन करके डीएनए का ही स्ट्रैंड बना रहे हैं। एंजाइम के नाम के अंदर ही उसका मीनिंग है बेटा। आप ध्यान से देखोगे तो आपको रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो वहां पे एंजाइम आएगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्यों? क्योंकि वहां पर टेम्पलेट तो डीएनए की ही चाहिए, लेकिन उस टेम्पलेट को यूज करके जो वो स्ट्रैंड बना रहा है वो आरएनए का स्ट्रैंड बना रहा है। यहाँ पे किसका स्ट्रैंड बना रहा है? डीएनए का। इसलिए क्या नाम दिया? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये मेन एंजाइम है, इसको ये नाम क्यों दिया गया है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इस एंजाइम के बारे में बता देती हूँ। इस एंजाइम की बेटा दो रिक्वायरमेंट है, दो तो इसकी रिक्वायरमेंट है, दो इसके कैरेक्टर है। एनसीईआरटी का पार्ट करा रही हूँ, टोटली ध्यान से देखना। दो रिक्वायरमेंट है, दो इसके कैरेक्टर है और दो इसके ड्रॉबैक है। ध्यान से सुना, दो दो 222 बोलते हैं इसको हम। दो इसके ड्रॉबैक है। मेन एंजाइम है, इसकी काफी डिटेल यहाँ पे है, तो 222 रूल हम इसको बोलते हैं। दो रिक्वायरमेंट है, दो कैरेक्टर है और दो ड्रॉबैक है। अब इस एंजाइम की दो रिक्वायरमेंट क्या है कि इस एंजाइम को एक्ट करने के लिए डीएनए के टेम्पलेट चाहिए। और टेम्पलेट किस फॉर्म में चाहिए? सिंगल स्ट्रैंड। सिर्फ टेम्पलेट स्ट्रैंड चाहिए ना, तो वो होता है एक स्ट्रैंड होता है डीएनए का। तो इसकी पहली रिक्वायरमेंट तो क्या है? सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए एज ए टेम्पलेट। इसको डीएनए का एक स्ट्रैंड टेम्पलेट के तौर पर चाहिए। इसका मतलब वो टेम्पलेट का काम करेगा, दैट मीन डीएनए की टेम्पलेट चाहिए। दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? प्राइमर इसको चाहिए होता है। चाहे हम प्राइमर दे डीएनए का या हम प्राइमर दे आरएनए का। बेटा प्राइमर क्यों चाहिए? न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस को स्टार्ट करने के लिए, नए स्ट्रैंड को बनाने के लिए जो इनिशिएशन करना है, शुरुआत करनी है, उस शुरुआत को करने के लिए प्राइमर चाहिए। क्योंकि ड्रॉबैक में मैं आपको बताऊंगी कि जैसे ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो ये नए स्ट्रैंड के बनाने की शुरुआत नहीं कर सकता। एक बार शुरुआत कैसे हो जाए तो ये उस स्ट्रैंड को इलोंगेट तो कर देता है, लेकिन उसकी शुरुआत नहीं कर सकता। तो वो स्टार्टिंग करने के लिए इसको क्या चाहिए? प्राइमर चाहिए। तो ये इसके ड्रॉबैक है, और उस ड्रॉबैक को दूर करने का सोल्यूशन क्या है कि इसको हम प्राइमर दें। तो प्राइमर क्या है? ये तो था आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये बनेगा नया स्ट्रैंड। तो नए स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे या टेम्पलेट के 3 प्राइम एंड के कॉम्प्लीमेंट्री हमें क्या अटैच करना है? प्राइमर। और प्राइमर का काम क्या है कि ये नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस की स्टार्टिंग कराएगा, इनिशिएट करेगा। ठीक है, तो इसकी दो रिक्वायरमेंट है इसको। एक तो डीएनए की टेम्पलेट चाहिए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एज ए टेम्पलेट चाहिए इसको। और दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट है कि इसको प्राइमर चाहिए। क्या चाहिए? प्राइमर, इनिशिएशन करने के लिए। दो इसके कैरेक्टर है। पहला कैरेक्टर क्या है? हाई एक्यूरेसी। कि डीएनए रेप्लिकेशन जो ये करता है ना बेटा, वो हाई एक्यूरेसी के साथ करता है। ये जो एंजाइम है हाई एक्यूरेसी के साथ काम करता है। क्यों कह रहे हो कि ये हाई एक्यूरेसी के साथ काम करता है? क्योंकि आपको पता है डीएनए से ही आरएनए बनना है, डीएनए से ही रेप्लिकेशन से डीएनए बनना है, और आरएनए से फिर प्रोटीन बनना है। तो अगर रेप्लिकेशन के दौरान कोई एरर हो गया तो डीएनए क्या बना? म्यूटेट हो गया।
और डीएनए की म्यूटेशन, डीएनए में अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो जाए तो आरएनए की इंफॉर्मेशन भी क्या हो जाएगी, चेंज। और आरएनए की इंफॉर्मेशन चेंज होगी तो प्रोटीन भी वो नहीं बनेगा जो बनना चाहिए। तो इसके केस में क्या है, इसको हाई एक्यूरेसी के साथ काम करना पड़ता है, बिकॉज एनी मिस्टेक, अगर कोई भी मिस्टेक हो जाए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन तो इट रिजल्ट्स इनटू म्यूटेशन। उसकी वजह से बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ही चेंज हो जाएगी, म्यूटेशन हो जाएगी। इसलिए इसको हाई एक्यूरेसी के साथ काम करना पड़ता है। दूसरा इसका कैरेक्टर होता है हाई एफिशिएंसी। एक्यूरेसी के साथ तो काम करता ही करता है, साथ में एफिशिएंट भी होना चाहिए, मतलब शॉर्ट टाइम में ज़्यादा डीएनए रेप्लिकेशन करना। डबल रोल है इसका, सिर्फ एक्यूरेसी। अब नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम कोई काम एक्यूरेसी से करना चाहते हैं तो बिल्कुल आराम आराम से हम वो काम करते हैं ताकि उसमें कोई मिस्टेक ना हो। लेकिन ये तो क्या करता है, हाई एक्यूरेसी के साथ साथ हाई एफिशिएंसी भी शो करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा डीएनए होता है बहुत बड़ा। जैसे हमने पढ़ा ह्यूमन डीएनए की लेंथ होती है 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। अब इतने बड़े डीएनए को एक शॉर्ट टाइम पीरियड में क्या होना है, रेप्लिकेट करना है। तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो पॉसिबल तभी हो सकता है जब हमारा डीएनए क्या करे बेटा, हाई एफिशिएंसी के साथ काम करे। किसके साथ काम करे, हाई एफिशिएंसी के साथ काम करे। जैसे कि अगर हम बात करें ई कोलाई के डीएनए की, तो ई कोलाई के डीएनए की लेंथ होती है 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। और ई कोलाई को इतने बड़े डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो 18 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है। कितने मिनट्स में कंप्लीट करना होता है, 18 मिनट्स में। पुरानी बुक्स में आपको 38 मिनट मिलेगा बेटा। नोट्स में जो मैंने पुराने वाले भेज दिए हैं 38 मिनट भेजे हैं, उसमें करेक्शन कर लेना 18 मिनट्स। अब पिछला एडिशन देखोगे बुक का, उसमें 38 मिनट लिखा हुआ है, अब वाले में 18 मिनट्स लिखा हुआ है। तो ये करेक्शन कर लेना, 18 मिनट्स की करेक्शन कर लेना भी। ठीक है, अब तुम कहोगे कि मैडम जब आपने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन बताया था तब तो 20 मिनट्स बताया था, यहाँ आप बता रहे हो 18 मिनट्स। तो बेटा इस चीज़ का कोई भी आंसर नहीं है। आप हायर लेवल तक की बुक में चले जाओ, हर जगह पे यही चीज़ मेंशन है। मैथ्यू मिजल्सन जो है वो बता रहे हैं 20 मिनट। ठीक है, रेप्लिकेशन टाइम ना, सॉरी हाँ 20 मिनट। और यहाँ पे जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो हम बताते हैं 18 मिनट्स में ये अपनी रेप्लिकेशन साइकिल कंप्लीट कर लेता है। ई कोलाई की बात कर रहे हैं, तो जब इसको 18 मिनट्स में अपना रेप्लिकेशन पूरा करना होता है तो इसको स्पीड क्या रखनी होती है बेटा, हाई रखनी होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, हाई स्पीड के साथ इसको काम करना होता है। पर सेकंड कई 1000 बेस पेयर में, 2000 के लगभग बेस पेयर को इसको रेप्लिकेट करना होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। तो दो इसके ये कैरेक्टर हो जाते हैं और दो इसके ड्रॉबैक होते हैं। ड्रॉबैक क्या है, पहली ड्रॉबैक तो क्या है, इट कांट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, कि ये रेप्लिकेशन के प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर सकता। अब क्योंकि ये इनिशिएट नहीं कर सकता तो इसको क्या चाहिए, प्राइमर चाहिए। दूसरी इसके ड्रॉबैक क्या है, एट कैटालाइज पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन। ये नए स्ट्रैंड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बना सकता है और वो डायरेक्शन क्या है, 5' to 3'। इसलिए टेम्पलेट की पोलैरिटी हमेशा क्या रहेगी, 3' to 5'। इसलिए बेटा जब डीएनए रेप्लिकेशन करता है ना, तो अगर इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 5' to 3', इसकी है 3' to 5', तो इस स्ट्रैंड में तो रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में होती है और इस स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में होती है।
क्योंकि नया स्ट्रैंड हमेशा किस डायरेक्शन में बनेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। ये किस वजह से, क्योंकि जो मेन एंजाइम है रेप्लिकेशन का, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, वो पॉलीमराइजेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो ये तो था आपका पहला एंजाइम, पहली रिक्वायरमेंट। अब हम सेकेंड एंजाइम की बात कर लेते हैं। सेकेंड एंजाइम आता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। बेटा ध्यान रखना, लाइगेज एंजाइम को मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहा जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे, ग्लू मतलब जोड़ने का काम करेगा। दैट मीन्स डीएनए लाइगेज हम बोल रहे हैं तो डीएनए के दो स्ट्रैंड को आपस में बाइंड करने का काम करते हैं। ठीक है, अब बेटा डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, एक स्ट्रैंड पे तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूस बनता है और दूसरे स्ट्रैंड पे ऐसे फ्रेगमेंट में बनता है। तो जिसमें फ्रेगमेंट पे सिंथेसिस हो रही है, इस सिंथेसिस को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। इसका कारण क्या है वो हम मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है वहाँ पे क्या होता है बेटा, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस के केस में डीएनए के सिर्फ एक ही स्ट्रैंड पे आपकी सिंथेसिस हो रही है। तो उस केस में क्या होगा बेटा, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी तो फ्रैगमेंट सिंथेसाइज होते हैं। क्या सिंथेसाइज होते हैं, फ्रैगमेंट सिंथेसाइज होते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो उस केस में बेटा उन फ्रैगमेंट को आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा, डीएनए लाइगेज। अब डीएनए लाइगेज में क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये एक डीएनए का फ्रैगमेंट है, इसमें मान लो ये कुछ न्यूक्लियोटाइड है, और ये एक दूसरा डीएनए का फ्रैगमेंट है, इसमें भी कुछ न्यूक्लियोटाइड अटैच है। अब अगर हमें एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ना है तो हमेशा बॉन्ड कौन सा बनता है बेटा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ध्यान रहे, आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हो कि ये जो एंजाइम है ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। डीएनए के दो फ्रेगमेंट के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। एक का 3 प्राइम OH ग्रुप दूसरे के 5 प्राइम फॉस्फेट के साथ बाइंड करता है और कौन सा बॉन्ड बना लेता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। एनर्जी सोर्स इस बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए, तो एनर्जी सोर्स क्या होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। यूकैरियोट्स में और आर्के बैक्टीरिया के आर्किया में, इनके केस में तो एनर्जी सोर्स होता है एटीपी, लेकिन बैक्टीरिया के केस में इस बॉन्ड को बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कौन देगा, NAD देगा। कौन देगा बेटा, NAD। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और थर्ड एंजाइम की कैटेगरी में हमने बता दिया था अदर एंजाइम्स हमें चाहिए। वो एंजाइम किस लिए चाहिए, रेप्लिकेशन को कंप्लीट करने के लिए और रेप्लिकेशन को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। रिक्वायरमेंट में हम एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर चुके हैं।